वी आर स्टार्टिंग विथ मार्च 23। अच्छा, मार्च 23 सबसे लेटेस्ट पेपर है जो आफ्टर सिलेबस चेंज, तो मतलब आफ्टर स्पेसिमेन, बेसिकली स्पेसिमेन के बाद ये एक हमारे पास एक्चुअल पेपर है जो कि हुआ है। तो मार्च 23 में हमें थोड़े नए एमसीक्यूज भी शायद मिल जाएं जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 वेरिएंट 2, एमसीक्यू नंबर 1 अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 1 में ये कह रहा है कि अ गुड इज मोस्ट सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट इफ इट इज। अब इससे मुझे फीचर्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ गुड के फीचर्स दिए हैं। अगर आपको याद हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स जो कि पर सबसे बड़ी हेडिंग में आते हैं नॉर्मली। वैसे तो बहुत होते हैं। एक पब्लिक गुड है और एक प्राइवेट गुड है, सही है। और ये दोनों गुड्स को अलग किया जाता है फीचर्स के थ्रू। जैसे अगर मैं एक पब्लिक गुड की बात करता हूँ तो आप लोगों को ये चीज शायद याद हो कि अ पब्लिक गुड वो गुड होता है। बेसिकली पब्लिक गुड भी दो तरह के होते हैं ऑब्वियसली। एक कौसाई होता है और एक प्योर होता है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं प्योर पब्लिक गुड की बात करता हूँ तो प्योर पब्लिक गुड वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन राइवल होते हैं, पहली बात। ये वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन राइवल होते हैं, मतलब एक बंदे की कंजम्पशन, एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम नहीं करता, दूसरे की अवेलेबिलिटी को कम नहीं करता, दूसरों के लिए कम नहीं छोड़ती। तो ये सारी इसकी बातें हैं। और नॉन एक्सपेक्टेबल का यहाँ पर मतलब ये होता है कि कोई प्राइस नहीं होती पब्लिक गुड की, कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो पेमेंट बाय वन डज नॉट एक्सक्लूड दिया जाए, मतलब इवन इफ मैं पे कर देता हूँ टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हमें ये पता है पब्लिक गुड आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। स्ट्रीट लाइट्स और लाइट हाउस प्योर पब्लिक गुड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब प्योर पब्लिक गुड है और ये वो चीज़ है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कभी भी एक प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। सही है। और इसकी रीजन ही यही है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। कोई प्राइस सेट नहीं हो सकती, प्रॉफिट बनाना पॉसिबल नहीं होता इन गुड्स में। तो ये सारे मसलों की वजह से बेसिकली क्या होता है, इन सारे मसलों की वजह से एक जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एक गुड इज मोस्ट सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। तो एक मार्केट तो पब्लिक गुड नहीं बना के देगी, पहली बात। ठीक है, तो इसको तो हटा दो। प्योर पब्लिक गुड तो मार्केट कभी भी नहीं देगी। प्योर पब्लिक गुड इज इम्पॉसिबल टू बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। पर अगर मैं प्राइवेट गुड की बात करता हूँ तो प्राइवेट गुड कंप्लीट ऑपोजिट है। प्राइवेट गुड वो गुड्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली प्राइस मैकेनिज्म होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है ये नॉर्मली। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक गुड है जो कि एक गुड है जो कि बेसिकली प्राइवेट गुड है, और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। सिर्फ मेरिट एंड मेरिट गुड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक स्कूल एंड स्टाफ। पर नॉर्मली प्राइवेट गुड इज सूटेबल फॉर द मार्केट। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा क्वालिटी वगैरह ये सारी चीजें जो आ जाती हैं फिर। तो प्राइवेट गुड के फीचर्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड के फीचर्स होते हैं राइवल, और प्राइवेट गुड्स के फीचर होते हैं एक्सपोर्टेबल। ठीक है, ये वो गुड्स होते हैं जो कि एक ही, जैसे पीस ऑफ केक इज अ प्राइवेट गुड। सही है, एक केक मैं खा लूंगा तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कि एक पीस पीस ऑफ केक की एग्जाम्पल बुक्स में होती है। अगर मैं उस केक की प्राइस पे कर दूंगा तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सही है। तो प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड का आई होप फॉर क्लियर है। तो मार्केट के लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा होता है? मार्केट के लिए मोस्ट सूटेबल होता है प्राइवेट गुड। तो एक ऐसा गुड जिसमें ये दो फीचर्स हो, राइवल और एक्सपोर्टेबल के, तो वो मार्केट को प्रोवाइड करना चाहिए, दैट इज बी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट गुड सिर्फ मार्केट ही प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, पब्लिक सेक्टर भी कर सकता है। पर पब्लिक गुड सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हर वो चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक गुड नहीं होती। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, 8 मार्कर्स। तो एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, ये कौसाई पब्लिक गुड है, एक पब्लिक गुड का फीचर, एक प्राइवेट गुड का फीचर। ये आपका प्योर पब्लिक गुड होगा, दिस इज अ प्योर पब्लिक गुड। नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल इज ऑल्सो अ क्वासी पब्लिक गुड। तो क्वासी पब्लिक गुड दो तरह के होते हैं। ठीक है, और प्योर पब्लिक गुड एक ही होता है, और ये भी हमारा प्राइवेट गुड है जो कि मतलब एक्चुअली में प्राइवेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग रन? अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में 3 तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन। सही है। तो जब मैं शॉर्ट रन की बात करता हूँ तो शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड जिसमें, हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं, ऑप्शन में शॉर्ट रन होगा। ये देखो, ये रहा, ये शॉर्ट रन है। सही है, शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। जैसे नॉर्मली एक स्मॉल फर्म की जब हम बात करते हैं जो कि शॉर्ट रन में ऑपरेट करती है नॉर्मली, तो उसके लिए कैपिटल और लैंड को चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस में होते हैं, इनफ पैसा नहीं होता। तो नॉर्मली यही बोला जाता है कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, बाकी
एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। तो नॉर्मली अगर मैं एटलीस्ट वन फैक्टर, पर नॉर्मली क्या होता है कि लैंड और कैपिटल इन द शॉर्ट रन फिक्स होते हैं और लेबर वेरिएबल होता है, क्योंकि लेबर वेजेस होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल तो होता नहीं है, पर डे पर दिन वाला हिसाब होता है, पर आवर वाला हिसाब होता है। तो शॉर्ट रन में नॉर्मली कैपिटल और लैंड ही फिक्स होते हैं, पर ऑफिशियल डेफिनेशन शॉर्ट रन की एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। एंड नॉर्मली जो फर्म शॉर्ट रन में ऑपरेट करती है वो स्मॉल फर्म ही होती है। एक खाली याद करने का तरीका है, सही है। एक्चुअली में ये नहीं होता कि स्मॉल फर्म ही होगी, शॉर्ट रन जरूरी नहीं है, पर इसको याद करने का अच्छा है। और ऑन दी अदर एंड अगर मैं लॉन्ग रन की बात करता हूँ तो आपको याद होगा लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है, लार्ज फर्म से निकलता है नॉर्मली। लॉन्ग रन वो फर्म होती है जो कि अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लार्ज स्केल बिजनेस हूँ या मैं लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा सकता हूँ। मैं कैपिटल को भी बढ़ा सकता हूँ, मैं लैंड को भी बढ़ा सकता हूँ, मैं लेबर को भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि लार्ज फर्म ही होती है जो कि लॉन्ग रन में ऑपरेट करती है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें ना, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि द टाइम पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल is long run. The time period when all factors of production are specialized, नहीं, the time period when all key inputs into production are variable। सही ये भी नहीं है। वेरी लॉन्ग रन क्या होता है, वेरी लॉन्ग रन बेसिकली होता है जो कि जिधर आप टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकली जब आप चेंजेस लेके आ सकते हो ना, तो वो वेरी लॉन्ग रन होता है। नॉर्मली बुक में यही लिखा हुआ होता है इसके बारे में। तो टू बी Question 3. The table states that the consequences of the table states the consequences of two macroeconomic policies. What correctly identifies whether the statements are normative or positive? अच्छा, ये एक बहुत ज्यादा टेस्टेड टॉपिक होता है, अगर आपको याद हो तो। अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ, सही है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, पहली बात। ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बेसिकली एविडेंस बेस्ड होती हैं। ये वो होती हैं जैसे जिसको आप यस और नो कर सकते हो, दिस कैन बी टेस्टेड बाय एविडेंस बेसिकली। सही है, फैक्चुअल बातें होती हैं, मतलब आप यहाँ पर इसको यस नो कर सकते हो, आप इसको ट्रू फॉल्स कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। नॉर्मेटिव जो होती है ना, वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो एक वैल्यू जजमेंट अपने ऊपर रखती हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर बेसिकली ओपिनियन के शुड, सही है, अपनी तरफ से जो बंदा बोलता है वो, विच कैन नॉट बी प्रूवन बाय समथिंग, क्योंकि ओपिनियन है। सही, ओपिनियन हमेशा सही होता है। आपको याद होगा आपको 1 मार्क भी मिलता है 12th मार्कर में, 8 मार्कर में। तो व्हाट करेक्टली आइडेंटिफाइज वेदर द स्टेटमेंट्स आर नॉर्मेटिव और पॉजिटिव? सही है, तो ये पहली स्टेटमेंट इससे हमें क्या दी हुई है कि अ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सचेंज रेट विल कॉज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टू इंप्रूव। विल कॉज द बैलेंस ऑफ, ये टेस्टेड बाय एविडेंस है कि डेप्रिसिएशन क्या इंप्रूव करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। विल, ये कह रहा है विल, तो यस और नो, ये कोई ओपिनियन नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। A rise in the minimum wage rate will cause unemployment to rise। कह रहा है कि मिनिमम वेज रेट के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगेन ये कह रहा है विल, इट कैन बी टेस्टेड बाय एविडेंस, यस और नो। सही है, तो ये भी पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। जिधर ये शुड बोले या ऐसी कोई ओपिनियन बेस्ड बात करते वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है, ये दोनों तो पॉजिटिव है। सही है, ये फर्क पता होना चाहिए आपको, इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर व्हीट एंड कॉर्न। सही है, व्हीट है और ये कॉर्न है, और अगर आप नोटिस करो ये एक लीनियर पीपीसी है। लीनियर पीपीसी बोलो, स्ट्रेट लाइन पीपीसी बोलो। स्ट्रेट लाइन पीपीसी का मतलब होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक पीपीसी स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन होती है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। मतलब बेसिकली मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना अच्छा वीट में इतना ही अच्छा कॉर्न में। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड एज प्राइस ऑफ कॉर्न फॉल्स मोर ऑफ इट्स इट्स डिमांडेड। ये तो बिल्कुल ही कोई यूजलेस ऑप्शन है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है, डिमांड कर्व वाला साइन है। तो resources used in producing corn are more efficient than in producing wheat। Resources being used in producing corn are more efficient than in producing wheat। ये increasing opportunity cost की बात कर रहा है। जब आप फैक्टर इमोबिल होता है, जब आप एक चीज बनाने में ज्यादा अच्छे होते हो एज कम्पेयर टू अदर, तो दिस लीड्स टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इस केस में जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है ना, वो ऐसा बनता है बोर्ड आउटवर्ड्स, अगर आपको याद हो। सही है, तो इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। सही है, मोर एफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है कि एक गुड बनाने में ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर, तो ये इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये भी नहीं होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉल्स, अगेन फॉल नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये देखो नॉर्मली इस वाले पीपीसी पे इंक्रीज होगी, इस वाले पीपीसी में कांस्टेंट होगी। अगर पीपीसी यू बना हुआ है तो डिक्रीज होगी, पर ये एएस में नहीं होता। तो ये वाला पीपीसी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ये कॉन्वेक्स नहीं होता, ये कॉनकेव है, बोर्ड आउटवर्ड्स ये होता है।
और ये लीनियर स्ट्रेट लाइन पीपीसी आपके सामने बना हुआ है क्वेश्चन भी, तो ये भी नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉर्न इज कांस्टेंट व्हेन मूविंग फ्रॉम एम टू एन, ये डी इज द राइट आंसर, ओके, परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज रिमेन द सेम, तो 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन 5, a supply curve is represented by the equation quantity supplied is equals to 10 plus 5p। ये एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, ये तो मुझे याद हुआ है, इसका मुझे आंसर भी याद है, सी इसका आंसर है, सही है। मैं आपको बताया था उसमें लॉजिक क्या है। इसने मुझे एक इक्वेशन दी हुई है क्वांटिटी सप्लाइड की 10 प्लस 5p, ठीक है। इसने बोला कि p इज द प्राइस, विच प्राइस राइज वुड कॉज द क्वांटिटी सप्लाइड टू डबल। तो आपको एक एक करके ना सारे में डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन सी करके दिखा रहा हूँ जो आंसर है, क्योंकि मुझे याद है ये बहुत रिपीट होता है। जैसे क्वांटिटी सप्लाइड इज 10 प्लस 5, तो मैं पहली प्राइस डालूंगा $1, ठीक है, क्लियर है, खाली 1 डाल देते हैं। और देखो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 15, सही है। फिर मैं वापस इक्वेशन लिखूंगा 10 प्लस, इस बार मैं डालूंगा 4, तो 5 ब्रैकेट में मैंने लिखा 4, इस बार मेरे पास आंसर आएगा 5 4 20, 20 प्लस 10 इज 30। देखो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई, डबल, सी इज द राइट आंसर। अब तुम्हें एक एक करके सारे चेक करने के किधर डबल हो रही है। जैसे अगर पहले ऑप्शन में डबल नहीं होगी, पहले ऑप्शन में 15 आएगा, और फिर जब तुम 2 लिखोगे ना तो ये 20 हो जाएगा, तो 15 से 20 डबल नहीं है, तो तुम्हें 15 से 30 डबल करना है इसको, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। तो सारे एक एक करके तुम पेपर में चेक करोगे। अब यहाँ तो मुझे याद था, पर आपको पेपर में सारे तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक बार आपने फॉर्मूला डाल दिया 15 तो आपके पास आ गया, फिर आपको बार बार चेक करना है। यहाँ पर 2 लिख के चेक करोगे, 3 लिख के चेक करोगे, 5 लिख के चेक करोगे, तो एक एक करके सारे लिख के यहाँ पर आप क्या करोगे, चेक करोगे। क्लियर है, कोई मसला? अच्छा, तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला हुआ है कि विच डायग्राम इलस्ट्रेट्स यूनिटरी सप्लाई, सही है। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला सप्लाई का परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। अच्छा, ये सप्लाई कर्व देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। वाई एक्सिस से जो भी सप्लाई कर्व शुरू होता है ना वो इलास्टिक सप्लाई होता है, ये रूल है। स्लोप की फर्क नहीं पड़ता, यूं भी बना लो, वाई एक्सिस से टच हो रहा है तो इलास्टिक है, तो ये रूल है, ये पीईएस का। अगर एक सप्लाई कर्व बेसिकली यूं बना हुआ है तो ये कौन सा होता है, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। जो सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से जो भी सप्लाई कर्व स्टार्ट होगा वो यूनिटरी। अब चाहे तुम इसको यूं भी बना लो, चाहे तुम इसको यूं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सप्लाई कर्व ओरिजिन से बन रहा है, जो सप्लाई कर्व ओरिजिन से बन रहा है वो यूनिटरी होगा। अच्छा, एक सप्लाई कर्व इससे नहीं बनाया हुआ, हम बना देते हैं। एक सप्लाई कर्व क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिखा प्राइस, यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी, और मैंने जो है वो ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना दिया। अब देखो ये कहाँ से टच हो रहा है, एक्स एक्सिस से टच हो रहा है। एक्स एक्सिस से टच होने का मतलब है कि ये क्या है, ये इन इलास्टिक सप्लाई है, सही है। हम्म। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, जैसे ये एक्सट्रीम केस है, ये एक्सट्रीम केस है, ये एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम केसेस में अलोंग द सप्लाई कर्व पीईएस चेंज नहीं होती, सही है। एक्सट्रीम केसेस में अलोंग द सप्लाई कर्व पीईएस चेंज नहीं होती, पर नॉर्मल केसेस जो होते हैं ना, इलास्टिक इन इलास्टिक, उसमें चेंज होती है। जैसे हमेशा याद रखना, जब आप इलास्टिक सप्लाई कर्व के ऊपर क्वांटिटी को बढ़ाते हो, जैसे एक एक करके जब आप क्वांटिटी को बढ़ाते हो अलोंग द सप्लाई कर्व ऊपर ऊपर जाते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना आपका पीईएस फॉल होना शुरू हो जाता है, ये रूल है। और इन इलास्टिक सप्लाई कर्व में जब आप क्वांटिटी को बढ़ाते हो और आप आगे आगे जाते हो ना, तो आपका पीईएस राइज होना शुरू हो जाता है, तो ये याद रखना हमेशा। इसकी लॉजिक्स आपको दी गई थी पहले ही। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होगा, वैसे ऐसे पूछा गया था, यूनिटरी सप्लाई पूछा था ना, तो इसका आंसर होगा सी, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच केस इज द प्राइस सिस्टम नॉट अ पॉसिबल मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। कह रहे कौन से केस में प्राइस सिस्टम इज नॉट अ पॉसिबल मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो प्राइस सिस्टम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ, हायरिंग वर्कर्स बाय एम्प्लॉयर्स, नॉट बोला है, नॉट इन द ओनरशिप ऑफ लैंड, इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस होती ही नहीं है। नो प्राइस मैकेनिज्म, पब्लिक गुड में तो कोई प्राइस मैकेनिज्म ही नहीं होता, तो यहाँ पर प्राइस सिस्टम का कोई काम ही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। ये इन सब में फिर प्राइस का काम होगा। एलिमिनेशन मेथड से करो, डी बहुत ऑब्वियस आंसर है कि पब्लिक गुड में प्राइस का काम ही नहीं होता, प्राइस मैकेनिज्म ही नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट तो प्रोवाइड ही नहीं करता ये। फ्री राइडर प्रॉब्लम, नॉन एक्सपोर्टेबल, नॉन राइवल, इन फीचर्स की वजह से, तो 7 का आंसर डी होगा। तो ये 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर डी होगा, क्लियर है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 8,
A sports stadium has two prices of seats. The cheaper seats are $10 and the more expensive ones are $20. ठीक है. When the prices of all seats increase by 10%, the effects of demand are a fall of 5% for cheaper seats and a fall of 12% for more. Describe the responsiveness of demand for change in price. तो ये बेसिकली पीईटी पूछ रहा है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो मेरे पास दो तरह की सीट्स हैं. मेरे पास एक सीट यहाँ पर जो है वो चीपर है और दूसरी सीट जो मेरे पास यहाँ पर है वो एक्सपेंसिव है. ठीक है. अच्छा, चीपर सीट्स और एक्सपेंसिव सीट्स दोनों जो है ना वो 10% से प्राइस बढ़ रही है, लिखा हुआ भी है ऑफ ऑल सीट्स. तो जब हम फॉर्मूला डालेंगे, जब मुझे दोनों का पीडी निकालना होगा, जब मैं फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा तो दोनों का जब मुझे पीडी निकालना होगा तो सबसे पहले तो मैं नीचे लिख दूंगा 10%, क्योंकि चेंज इन और इंक्रीज हो रही है तो प्लस 10% होगा ऑब्वियसली. तो चेंज इन प्राइस 10%. फिर इसने मुझे ये बोला हुआ है कि जो चीपर सीट्स है ना, चीपर सीट्स की क्वांटिटी 5% से गिरी है. तो इसकी क्वांटिटी 5% से गिरी है और इसकी क्वांटिटी कितने से गिरी है? इसकी क्वांटिटी 12% से गिरी है. तो इसको लिख दूंगा -12%. तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा? -5% डिवाइडेड बाई 10% इज -0.5 और -12% डिवाइडेड बाई 10% इज -1.2. आपको याद होगा पीईडी में नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है. सही है, नेगेटिव को इग्नोर किया जाता है क्योंकि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ डिमांड. आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ वैल्यू देखते हो. अगर आप ये नोटिस करो कि दिस इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब होता है इनइलास्टिक. ये मोर देन 1 है तो मोर देन 1 का मतलब होता है इलास्टिक. हमेशा याद रखना, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं जब भी आप पीईडी को डिटरमिन करते हो. सही है. तो चीपर सीट्स जो हैं, चीपर सीट्स जो हैं वो इनइलास्टिक हैं और एक्सपेंसिव सीट्स इलास्टिक हैं. तो चीपर सीट्स आर इनइलास्टिक, एक्सपेंसिव सीट्स आर इलास्टिक. तो सी यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8. आसान एमसीक्यू था पर लंबी करनी पड़ेगी इसमें. सही है, रिस्क नहीं ले सकते आप इतने आसान एमसीक्यूज में. क्वेश्चन नंबर 9. Which statement correctly describes the shape of the demand curve for a normal good? तो शेप ऑफ द डिमांड कर्व, तो जब भी यहाँ पर डिमांड कर्व की बात होती है, सही है, जब भी यहाँ पर डिमांड कर्व की बात होती है तो नॉर्मली नॉर्मली जो है यहाँ पर हम प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं. एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी, बिल्कुल गलत. इनकम और क्वांटिटी का तो उल्टा पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पर अगेन कोई पॉइंट नहीं है इसका. नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव होता है ना. इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बिल्कुल, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉर्मल गुड का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जब हम प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है. तो प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है. तो आंसर यहाँ पर बी होगा. अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेटमेंट है ये. इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एन इनकम एंड क्वांटिटी. इनकम की यहाँ पर बात ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल एक डिमांड कर्व की बात हो रही है. सही है. तो जब भी ये नॉर्मल शेप ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल डिमांड कर्व का मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप. तो काइंडली इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा. तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन 9 का आंसर यहाँ पर आपका बी होगा. क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई सवाल है तो पूछो. पढ़ जाऊँ आगे? हाँ भाई, सही. क्वेश्चन 10. व्हाई डज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अप्लाई टू बोथ रिच एंड पुअर? तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, which leads to scarcity. The choices people make are not, मतलब ये कह रहा है कि क्यों अमीर और गरीब दोनों फेस करते हैं. भाई दुनिया में हर बंदा फेस करेगा. बेसिक का मतलब ही एवरीवन होता है. बेसिक का मतलब ही एवरीवन होता है. इट इज फेस्ड बाय एवरीवन. द चॉइसेस पीपल मेक आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम इनइक्वालिटीज. नहीं. द कंज्यूमर्स पे द सेम प्राइसेस. नहीं. ह्यूमन वांट्स एक्सीड व्हाट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज. सी इज द राइट आंसर. हर बंदा फेस करेगा. ह्यूमन, ह्यूमन के वर्ड में अमीर गरीब नहीं आता. एक इंसानी फितरत है कि वांट्स हमेशा एक्सीड करेंगी. So wants always grow faster than the resources. So basic economic problem will always exist and it will be faced by everyone. Natural resources are unevenly distributed among nations. Again, कोई भी useless point है. तो 10 का आंसर यहाँ पर आपका C होगा. Question number 11. Butter and buttermilk are in joint supply. Supply curves in both markets slope upwards obviously to the right. Health concerns cause people to reduce the consumption of butter. सही. तो पहले दोनों का डायग्राम बना लेते हैं. ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं इस तरह के, बहुत रिपीटेड एमसीक्यू नहीं है. पेपर इतना टेक्निकल नहीं है अब तक.
प्राइस ऑफ बटर, क्वांटिटी ऑफ बटर, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी, ओरिजिन। क्या करूंगा, इसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, बटर मिल्क का भी बना लेते हैं। सही है, तो इसको क्या करूंगा, खाली मिल्क लिख देता हूँ आगे। अच्छा, अगर आप नोटिस करो क्या कह रहा है, कह रहा है हेल्थ कंसर्न्स ने पीपल को रिड्यूस फोर्स एनकरेज कर दिया, जो रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ बटर ना, तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ये आ गया डिमांड नीचे, तो बटर की डिमांड हो गई कम। सही है, जैसे ही बटर की डिमांड कम हुई तो आप नोटिस करो प्राइस कम हो गई। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉइंटली सप्लाइड का जो गेम होता है ना, वो सप्लाई का होता है। जैसे बटर है ना, बटर से बटर मिल्क भी आ जाता है साथ, ऐसा सीन है। अब अगर आप नोटिस करो कि बटर की क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, आप नोटिस करो ना, ये जब डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो बटर की क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब बटर कम बनेगा ना, बटर मिल्क भी कम बनेगा। मतलब जब बटर की डिमांड कम होगी और बटर की क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी ना, तो होगा बताऊं क्या, बटर मिल्क की सप्लाई कम हो जाएगी। बटर मिल्क की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि बटर कम बन रहा है, और बटर कम बनेगा तो बटर मिल्क की सप्लाई कम होगी, सप्लाई कर्व पे शिफ्ट आएगा इसकी, और ये आ जाएगा पीछे। ये सीन होता है, देखो ये होता है ज्वाइंट सप्लाई का सीन। जब एक ही सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है ना, क्योंकि डिमांड कम हुई है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई है, क्योंकि सप्लाई कर्व पे मूवमेंट आ रही है ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड का वर्ड यूज करूंगा। तो यहाँ पर कम हुई, इसकी वजह से बटर मिल्क भी कम हो गया, क्योंकि जब बटर कम है तो बटर, क्योंकि बटर की प्रोडक्शन कम हुई तो ऑटोमेटिकली जो ज्वाइंटली सप्लाइड होता है उसकी भी वो कम हो जाती है। तो सप्लाई ऑफ बटर का क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। देखो पहली बात तो बटर के सप्लाई कर्व पे शिफ्ट तो नहीं आ रहा ना, तो ये दोनों ऑप्शंस तो आप वैसे ही कटा दो, सी और डी, शिफ्ट तो नहीं आ रहा है, ये शिफ्ट वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, मूवमेंट आप नोटिस करो, डिमांड कर्व जब लेफ्टवर्ड आ रहा है तो मूवमेंट नीचे की तरफ आ रही है, लेफ्ट में मूवमेंट आ रही है ना, तो बिल्कुल ये दोनों ए या बी में से आंसर होगा। सप्लाई ऑफ बटर क्या हो रही है, मूव लेफ्ट गलत, शिफ्ट लेफ्ट सही, तो बी आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में कह रहा है मूव लेफ्ट अलोंग दी सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आ रही है, ये सही है। और ये कह रहा है सप्लाई ऑफ बटर मिल्क मूव शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो ये भी सही है, तो बी इज द राइट आंसर 11 का। ये बहुत आसान एमसीक्यूज होता है, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ गुड। सही है, सही है ना, क्लियर है ना। द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड when the market is in equilibrium, which area measures the difference between what consumers are willing and able to pay and what producers receive at that output। सही, तो बेसिकली पूछ क्या रहा है सवाल में, ये आइडेंटिफाई करो पहले पूछ क्या रहा है। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट समझा दो कोई, रिक्वायरमेंट क्या है। देखो आप स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, व्हेन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ये होता है। विच एरिया मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे एंड व्हाट प्रोड्यूसर्स रिसीव। तो बेसिकली विलिंगनेस और एक्चुअल का फर्क पूछ रहा है। ये कंज्यूमर की मैक्सिमम विलिंगनेस होती है, और प्रोड्यूसर एक्चुअल में रिसीव क्या करता है, ये। तो विलिंगनेस माइनस एक्चुअल क्या होता है, याद है, व्हाट यू आर विलिंग टू पे एंड व्हाट यू एक्चुअली पे, कंज्यूमर सरप्लस। और ग्राफिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो क्या होती है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट प्राइस। तो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस पूछ रहा है ये बेसिकली जो पूरी लंबी इसने करी हुई है कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहा है। सही है, तो कंज्यूमर सरप्लस की दो डेफिनेशन है, एक तो ये जो उसने लिखी हुई है, दूसरी ये एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट प्राइस, जो कि ग्राफिकल डेफिनेशन होती है कंज्यूमर सरप्लस की। तो इसका आंसर जो होगा ना, ये एक्स वाला पूरा एरिया होगा ये, तो ए इज द राइट आंसर। वाई क्या है, वाई इज प्रोड्यूसर सरप्लस। सही है, वाई इज प्रोड्यूसर सरप्लस है, एरिया बिलो दी मार्केट प्राइस अबव द सप्लाई। तो 12 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू सम लोकल गवर्नमेंट सब्सिडाइज, सब्सिडाइज क्या होता है, इट इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट। इससे क्या होती है, प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होती है, दे आर एनकरेज टू सप्लाई मोर, एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर। तो वाई डू सम लोकल गवर्नमेंट सब्सिडाइज द प्रोविजन ऑफ बाइसाइकिल्स टू एनकरेज देयर यूज। गवर्नमेंट क्यों सब्सिडाइज करती है बाइसाइकिल्स को, क्योंकि बाइसाइकिल्स इज अ मेरिट गुड। गवर्नमेंट क्यों मदद करती है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो एक बाईसाइकिल को सस्ता कर रही है, क्या प्रोड्यूसर की मदद करने के लिए कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग साइकिल चलाएं, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से एक्सटर्नैलिटीज कम होंगी और सोसाइटी को बेनिफिट होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगा ना, गाड़ी का धुआं कम होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोनॉमी।
तो कंज्यूमर्स आर अफ्रेड ऑफ कार एक्सीडेंट। अगर उनकी एक्सीडेंट से फटती है ना कंज्यूमर की, वो खुद जाके साइकिल खरीदेगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी देके सस्ता नहीं करना पड़ेगा साइकिल को। कंज्यूमर्स आर अनएबल टू अफोर्ड साइकिल्स। अगर कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो एक ये ऑप्शन हो सकता है, consumers are not aware of the external benefits of using bicycle. C is the right answer. Lack of information की वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। C is a better answer. बेस्ट चॉइस क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो C is a better answer than B। सही है। Consumers ignore the external cost of using bicycles। मसला लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का है, एरोगेंस का भी नहीं है, इग्नोरेंस का भी नहीं है, मसला लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का है। लोगों को इन्फॉर्मेशन फेलियर है, लोगों को पता ही नहीं है कि साइकिल चलाने के फायदे क्या हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हमें भी फायदा हो रहा है, थर्ड पार्टी को भी फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि रोडों पे ट्रैफिक कम होगी, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, एक्सटर्नैलिटीज कम होंगी, उसके अलावा पोल्यूशन कम होगा, ये भी एक्सटर्नैलिटी है, ये भी कम होगा। तो इन दी एंड वही बात है ना, फायदा है। तो दे आर अनअवेयर ऑफ दीज बेनिफिट्स। तो इसकी वजह से कंज्यूमर उनको रियलाइज कराती है इसको सस्ता करके। मल्टीपल पॉलिसीज है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है यहाँ पे, लोगों को बताओ कि भाई साइकिल के फायदे क्या हैं। तो कंज्यूमर को कब करना पड़ता है? जब उसको पता नहीं होता। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द होल एंड सोल रीजन गवर्नमेंट ये हरकतें करती है। क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? सही है। इग्नोर इट्स नॉट अ गुड आंसर। बी भी एक अच्छा आंसर नहीं, सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। इग्नोर तो नहीं है, सही है, बी सही है। कंज्यूमर आर अनेबल टू अफोर्ड, पर अगेन सी इज बेटर। 13 का आंसर सी होगा। द टेबल शोज गिनी कोफिशिएंट, जीनी कोफिशिएंट फॉर बोथ इनकम एंड वेल्थ ना। तो देखो गिनी कोफिशिएंट को पहली चीज तो मैं तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में जीसी बोलता हूँ, ठीक है। ये एक 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 मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है, ये सही है। ये एक टूल है to measure the inequality in an economy of income and wealth. If GC rises, income and wealth inequality also rises. If GC falls, inequality falls। सही है। मतलब अगर GC 0 है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब इकोनॉमी में बिल्कुल इक्वली पैसा बटा हुआ है लोगों में। पर अगर GC 1 है लेट्स से, तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी है। परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब कि हमारी मुल्क का सारा पैसा 1% के पास है। जो रिचेस्ट 1% है ना, मुल्क का 99% पैसा उनके पास है। ऐसा सीन होता है। ठीक है, तो इससे मुझे दी नहीं है। नॉर्मली ये 0 से लेके 1 की फिगर होती है, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, 1 के जितना करीब उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। तो गिनी कोफिशिएंट्स आर नॉट कंपेरेबल व्हेन इनकम एंड वेल्थ, बिकॉज वन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, अदर इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नहीं, इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन कंट्री पी, तो कंट्री पी में इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन कंट्री क्यू। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आप देखो कंट्री पी में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, 0.6, क्यू में 0.5 है। हायर द वर्स। तो बी इज द राइट आंसर। वेल्थ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन कंट्री पी, तो कंट्री पी में ये कह रहा है कि वेल्थ इनइक्वालिटी ग्रेटर है। नहीं, नो, क्यू में ज्यादा है। वेल्थ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इनकम इनइक्वालिटी इन बोथ कंट्रीज, बिल्कुल गलत। यहाँ पर वेल्थ इनइक्वालिटी कम है। तो खुद आप देख सकते हो, बहुत आसान एमसीक्यू था, अगर आपको ये लॉजिक पता है ना इसकी। 14 का भी होगा। 15, अ गवर्नमेंट is faced with rising inflation, it wishes to reduce the inflationary pressure while avoiding a fall in output। मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहा है नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ चाहिए इसको, इसको नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ चाहिए। ये कह रहा है कि महंगाई भी कम हो जाए और आउटपुट भी ना गिरे। मतलब ये बेसिकली बताओ क्या चाह रहा है, ये कंट्री के आउटपुट को बढ़ाना चाह रहा है, आउटपुट का भी ना बढ़ाना चाह रहा है। मतलब ये बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना चाह रहा है। और यहाँ पर जो पॉलिसी इस्तेमाल होंगी ना, वो सप्लाई साइड पॉलिसी होंगी, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डिमांड साइड पॉलिसी में तो ऐसा ही नहीं कर सकता, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी होती है सप्लाई साइड। जैसे अगर पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द लॉस टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, ए इज द राइट आंसर। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो आउटपुट भी कम नहीं होगा, पर प्राइस कम हो जाएगी। तो कंपटीशन पॉलिसी है ये, सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है। इंक्रीज इन टैक्सेशन, तुम टैक्सेशन को बढ़ाओ, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम होगा। जैसे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड कम होती है ना, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को कट करते हैं। तो देखो प्रोडक्शन कट हो गई, ऑल्दो एडी के कम होने से प्राइस तो कम हो जानी है, पर प्रोडक्शन कट हो जाएगा तो आउटपुट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर एम पूरा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का आउटपुट नहीं गिराना। एन इंक्रीज इन द बजट सरप्लस, बजट सरप्लस क्या होता है, व्हेन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स, मतलब नॉर्मली टैक्स रेवेन्यू, व्हेन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं अब इसको बढ़ाओ। इसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि तुम टैक्स को बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर रहे हो। अब जब तुम टैक्स को बढ़ा दोगे और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर दोगे, ये एडी को कम करेगा, फिर वही सेम इफेक्ट होगा। एन इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, तुम एक्सचेंज रेट को बढ़ाओ, इसका मतलब करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट।
करेंसी जैसे ही अप्रिशिएट होती है ना, तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है और इंपोर्ट की प्राइस हो जाती है कम। अगर मैं कहता हूँ इलास्टिक डिमांड है, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इसके चक्रों में हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट। सही है, और ट्रेड डेफिसिट की वजह से एक्स माइनस एम कम हो रहा है। एक्स माइनस एम कम होने का मतलब है एटी कम हो रहा है। तो ये वही बात है, वही सेम इफेक्ट। सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आप कंपटीशन को प्रमोट करोगे तो आउटपुट नहीं गिरेगा और प्राइस भी कम हो जाएगी, नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ आ जाएगा। तो 15 का आंसर ए है, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। सही है। क्वेश्चन नंबर 16, the table shows selected information from a country's the table shows selected information from a country's national accounts। तो जीडीपी दिया हुआ है, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, नॉर्मली इसको रेमिटेंसेस भी कहा जाता है। कैपिटल कंजम्पशन दिया हुआ है, कैपिटल कंजम्पशन इज बेसिकली डेप्रिसिएशन। नेशनल डेट दिया हुआ है, which what is the country's net national income। तो नेट नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनआई, दिस इज बेसिकली जीएनपी माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है ये, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, या ग्रॉस नेशनल इनकम बोल दो, आजकल वो इनकम बोलता है पेपर में, प्रोडक्ट बोलना छोड़ दिया उसने। ग्रॉस नेशनल इनकम बोलो या प्रोडक्ट बोलो, बात वैसे एक ही है। ये होता है जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सही है, ये एन पी आई एफ ए, इसको ये कहते हैं नॉट नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं खाली नेट लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं नॉर्मली नेट रेमिटेंसेस भी लिखता हूँ, तो नेट रेमिटेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मली यही लिखता हूँ। पर बेहतर है कि नेट, जो ये वर्ड यूज कर रहा है ना वही करो। तो नेट प्रॉपर्टी थोड़ा लिख देता हूँ बस, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सही। अब जीडीपी कितना है, जीडीपी है 28, तो जीडीपी 28 है। नेट प्रॉपर्टी इनकम अब्रॉड है -3, तो -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मेरा जीएनपी आ गया 25। तो यहाँ पर अब इसको लेके आओ, 25 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 6, तो 6 को यहाँ पर माइनस करो, तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19। तो 19 बिलियन इज द नेट नेशनल इनकम। क्लियर है। तो पहले मैंने क्या करा, एनएनपी का फॉर्मूला आपको बताया, एनएनआई का फॉर्मूला बताया, दैट इज जीएनआई माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीएनआई मुझे निकालना पड़ेगा, तो जीएनआई इज जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 28 माइनस 3 इज 25, फिर 25 को यहाँ लेके आया, डेप्रिसिएशन 6 थी, इसको माइनस करा 19। तो नेशनल डेट का यहाँ पर कोई काम नहीं है हमें, तो 16 के ऑप्शन में नेशनल डेट, ये जो 2 का फिगर है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जिस बच्चे को होता है ना कि भाई सब यूज इस्तेमाल कर लूंगा मैं, तो वो भी 2 को इस्तेमाल कर लेगा। सही है, 16 का आंसर यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें, ये भी एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, आता रहता है। पहले इसमें देख लिया करो, इन्वर्टेड ग्राफ तो नहीं है ना। इन्वर्टेड ग्राफ ये होता है कि हाईएस्ट अमाउंट यहाँ लिखता है, लोएस्ट यहाँ लिखता है। अब ये इन्वर्टेड नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल ऊपर जा रहा है। तो कह रहा है ग्राफ शो द चेंजेस बिटवीन टू एक्सचेंज रेट्स ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, यूरो। सही है। तो व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ पाउंड। तो पाउंड से मुझे देखना है पाउंड को क्या हुआ है बिटवीन 2001 एंड 2003। तो पहला ग्राफ देख लेते हैं। इसने मुझे अब दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड ना, तो एक पाउंड इज इक्वल्स टू डॉलर वाली गेम है यहाँ पे। ठीक है, तो 2001 में देख लो कितना है, 2001 में देख लो कितना है। एक पाउंड इज इक्वल्स टू 1.44 लिख देता हूँ, 1.44 लिख देता हूँ, 1.44 डॉलर। ठीक है, ये देख लो मैंने मार्क भी कर दिया है। ठीक है, ये वाला। और फिर 2003 में कितना है, 1.75। तो एक पाउंड इज इक्वल्स टू 1.75। अब इसको रीड कैसे करोगे, इसको जरा रीड तो करो। अगर आप देखो, पहले मुझे एक पाउंड में 1.44 टॉफी मिलती थी, अब मुझे एक पाउंड में 1.75 टॉफी मिल रही है। तो आपको पाउंड से ज्यादा टॉफीज मिलनी है, आपको पाउंड से ज्यादा डॉलर मिलने हैं, तो इसका मतलब पाउंड की वैल्यू बढ़ रही है। पाउंड की वैल्यू बढ़ रही है। जब एक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो वो करेंसी क्या होती है, एप्रिशिएट। और जब पाउंड एप्रिशिएट होगा तो ऑब्वियसली सामने वाली डेप्रिशिएट होगी, ये तो फिक्स रूल है। अब तुम इसके हिसाब से भी देख लो ना, पहले मुझे 1.44 की एक टॉफी मिलती थी, अब मुझे 1.75 की टॉफी मिल रही है, टॉफी महंगी हो गई, तो इसका मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, इस साइड देखो अभी क्या बोल रहा है, पहले चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो मेरा बेसिकली पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर ना, तो पाउंड एप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, पाउंड एप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, तो इन दोनों ऑप्शंस को हटा दो क्योंकि डेप्रिशिएट कह रहा है। तो ए या बी में से आंसर होगा। सही है, तो अब इसका देख लेते हैं ना, पाउंड पर यूरो। अच्छा, अभी ये पाउंड पर यूरो है, तो इसका मतलब एक यूरो इज इक्वल्स टू 2001 में कितना था, 2001 में मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ये 2001, 2003। तो ये 2001 में कितना था, एक यूरो 0.62। यार ये अजीब सा है ये ग्राफ, 0.6
2 लिख देता हूँ खाली, चलो 0.620 चलो। और यहाँ पर 2003 में कितना है, 2003 में अराउंड 0.7 है, चलो 0.700। तो क्या हो रहा है, पहले 1 यूरो में 0.62 टॉफी मिलती थी, अब 0.7 टॉफी मिल रही है, तो इसका मतलब यूरो की वैल्यू बढ़ रही है, तो यूरो क्या हो रहा है, एप्रिशिएट। पहले मुझे 0.62 की एक टॉफी मिलती थी, अब मुझे 0.7 की एक टॉफी मिल रही है। तो पाउंड के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इसको पाउंड के हिसाब से देखें ना, क्योंकि अब तुम खुद देखो ना, तुम सोचो तुम यूके में बैठे हुए हो, तुम्हें 0.62 का पहले एक टॉफी मिलती थी, अब तुम्हें 0.7 की एक टॉफी मिल रही है, मतलब यूरो। तो इसका मतलब तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है ना, तुम्हें कम मिल रही है। जैसे पाकिस्तानी की, हम हमारी तो सबसे, आजकल के टाइम पे हम हर पाकिस्तानी को करेंसी के कौन से पता चल गया है, जब तक डॉलर का हमारा हाल बिगड़ा है। तो अब क्या हो रहा है, ये पाउंड एप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, एप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, पर यूरो के अगेंस्ट पाउंड क्या हुआ है, डेप्रिशिएट। तो इसका आंसर फिर ए होगा। सही है, तो इसको एक बार देख लेना गौर से। सही है, इसको एक बार देख लो गौर से। ये बहुत आता है, हाँ, इसको रीड करना एक्सचेंज रेट को, और फिर इन ग्राफ से वैल्यूज को निकालना, ये वो एक इट सेल्फ एक चैलेंज होता है ये। दिस स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्ट, अगेन ये भी एक ऐसी चीज जो किसी साल ऐड हुई है। A2 का कॉन्सेप्ट था ये। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे आर ऑलवेज कैंसिल ईच अदर आउट। बिल्कुल गलत। ये तो अजीब सी बात कर रहा है, कह रहे एक्स माइनस एम से जीडीपी पर इफेक्ट नहीं आता, नहीं आता क्या। द ग्रेटर द लेवल ऑफ सेविंग द ग्रेटर द लेवल ऑफ इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट भी, जरूरी नहीं है कि सारा सेविंग इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जा रहा है। When consumers use past savings to increase their spending, मतलब कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली सी इज पार्ट ऑफ जीडीपी, एक्सपेंडिचर अप्रोच में आता है ना सी की, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जाहिर है जब तुम सी को बढ़ाओगे तो जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, जरा सुन लो ये। जो जीडीपी होता है ना, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है डॉलर टर्म्स, ठीक है। और अजम्पशन ये होती है कि व्हाट इज बीइंग मेड इज सोल्ड ना, तो अगर एक कंट्री में लेट से $2000 का आउटपुट बन रहा है, तो अजम्पशन है ये बिक रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब कंट्री का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कितना होगा, $2000 होगा, ऐसा ही है। सही है। और एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की इनकम होती है, तो अगर इकोनॉमी में $2000 का स्पेंड हो रहा है, तो नेशनल इनकम भी $2000 की है। अब चाहे तुम इस मेथड से कैलकुलेट करो, चाहे तुम इस मेथड से कैलकुलेट करो, चाहे तुम इस मेथड से कैलकुलेट करो, बात तो एक ही है, वैल्यू एडेड अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। नेशनल इनकम अप्रोच, वेजेस प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। अनअर्न्ड इनकम इसमें नहीं आती। आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी की कैलकुलेशन में वी डोंट यूज ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशंस वगैरह, वेलफेयर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, प्राइवेट जो पेरेंट्स जो बच्चों को पैसे देते हैं, ये सारी चीजें जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं आती, बिकॉज इट डज नॉट contribute to GDP, it does not contribute to output, it does not contribute to anything related to GDP। तो कंट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा होता वहां पे। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, तो सी इज द राइट आंसर। When in government increases withdrawals by increasing the rate of income tax, इनकम टैक्स को तुम बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली टैक्स इज अ विड्रॉल, तो बढ़ेंगे। सही है। देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द इंडेक्स, अगेन वही बात है, कॉम्पनसेट करना जरूरी थोड़ी है, मतलब अगर मैं इनकम टैक्स को बढ़ा रहा हूँ तो जरूरी है मुझे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, ये मतलब क्या अजीब सी स्टेटमेंट है ये तो। सी यहाँ पर एक नॉर्मल आंसर लग रहा है मुझे, बाकी सारी अजीब सी बातें हैं ये। ठीक है, तो 18 का आंसर सी है। 19, द ग्राफ शोज द कंट्रीज एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट ओवर अ 5 ईयर पीरियड। अगेन मैंने आपको बोला है, जब भी इस तरह के सवाल आए ना, तो ये लिख लिया करो बराबर में। जब भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव हो और वो बढ़ रहा हो, तो दैट इज इन्फ्लेशन। जब भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव हो और वो गिर रहा हो, तो दैट इज डिसइन्फ्लेशन। और जब भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाए, दैट इज नेगेटिव इन्फ्लेशन, तो उसको फिर डिफ्लेशन कहते हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाले सेगमेंट में, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाले सेगमेंट में प्राइस बढ़ रही होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये वाले सेगमेंट में प्राइस बढ़ रही होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, और ये वाले सेगमेंट में प्राइस कम हो रही होती है, लिटरली फॉल हो रही होती है। तो अगर तुम इस ग्राफ को रीड करो सही से, अगर इस ग्राफ को तुम रीड करो सही से, तो आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आएगी। ग्राफ को रीड करने का तरीका, जीरो से नीचे वाला पूरा जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर आप इसको एक्सटेंड करो ना, तो आप अगर नोटिस करो, जीरो के नीचे वाला जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है, जीरो के ऊपर वाला जो यहाँ पर आपका एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। अब जीरो के नीचे वाला एरिया जो यहाँ पर नेगेटिव है वो डिफ्लेशन होगा, ऊपर वाला एरिया जो है वो पॉजिटिव है तो वो इन्फ्लेशन। मतलब कहने का मकसद है, जब भी पॉजिटिव होता है तो प्राइस बढ़ती है, जब भी नेगेटिव होता है तो प्राइस कम होती है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल।
तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करो बिल्कुल क्लियरली, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप एक चीज नोटिस करो। अब एक और यहाँ पर मसला आता है, अक्सर जब पॉजिटिव रेट कांस्टेंट हो जाता है, अक्सर जब पॉजिटिव रेट कांस्टेंट हो जाता है ना, तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर प्राइसेस जो है ना वो कांस्टेंट हो गई है। नहीं, जब तक रेट पॉजिटिव है द प्राइस विल इंक्रीज। जब तक रेट पॉजिटिव है द प्राइस विल इंक्रीज। पॉजिटिव रेट अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, पॉजिटिव रेट कम हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, पॉजिटिव रेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, बढ़ना तो उसको है। मतलब अगर आप नोटिस करो ये वाले सेगमेंट में भी प्राइस बढ़ रही है, ये वाले पूरे सेगमेंट में भी प्राइस बढ़ रही है, ये वाले पूरे सेगमेंट में भी प्राइस बढ़ रही है, मतलब एक सेगमेंट कांस्टेंट है यहाँ भी प्राइस बढ़ रही है, एक सेगमेंट राइजिंग है यहाँ भी प्राइस बढ़ रही है, और एक सेगमेंट वो है जो इसमें पॉजिटिव रेट कम हो रहा है यहाँ भी प्राइस बढ़ रही है। पर ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला जो यहाँ पर सेगमेंट है जिधर ये रेट नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव रेट वाला वो सेगमेंट है जहां पर प्राइस आपकी फॉल हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपसे वो कह रहा है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द जनरल प्राइस लेवल बिटवीन ड्यूरिंग द 5 years, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 5 सालों में सिर्फ एक साल ऐसा आया था जहां पर प्राइस फॉल हुई थी, जिधर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव हुआ था। तो जैसे ही आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव होगा, वहां पर आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल हो जाएगी fall। तो ए इज द राइट आंसर, इट ओनली फेल इन 1 year। सिर्फ एक साल ऐसा था जहां पर इन्फ्लेशन नेगेटिव हुई है, और वही टाइम होता है जहां पर आपकी प्राइस जो है वो फॉल होती है। कोई मसला है यहाँ तक? कोई सवाल कुछ भी? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इकोनॉमी, अच्छा इसके ऑप्शन, गलत ऑप्शन देख लें, गलत ऑप्शन ये देख लो ना, इट फेल इन ओनली 2 years गलत है, इट रोज इन ओनली 2 years गलत है, 4 साल तक प्राइस बढ़ी है। इट वॉज कांस्टेंट इन ओनली 1 है, प्राइस कभी कांस्टेंट थी नहीं। अगर एक बच्चा ये बोलता है ना ये कांस्टेंट है, वो पागल है। पॉजिटिव रेट का मतलब है प्राइस बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इकोनॉमी wages and prices are both rising but wages are rising faster, which features are likely to be exist in this economy ना। तो बेसिकली ये रियल इनकम की बात कर रहा है ना यहाँ पे। तो रियल इनकम की अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं, तो रियल इनकम का परसेंटेज इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम का परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज। अब अगर तुम देखो तो मेरी नॉमिनल इनकम जो है, जो कि मेरी वेजेस है, क्योंकि देखो ये मनी इनकम होती है, ये नॉमिनल होती है विच इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल अमाउंट वो अमाउंट होती है विच इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल इनकम का परसेंटेज ज्यादा से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का परसेंटेज कम से बढ़ रहा है। जब दोनों को माइनस करूंगा ना, तो ओवरऑल मेरा रियल बढ़ेगा, ओवरऑल मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि मेरी वेजेस महंगाई से ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका मतलब आई विल बी एबल टू टैकल इन्फ्लेशन, तो मेरी रियल इनकम बढ़ रही है ना। तो रियल इनकम तो लाजमी तौर पे बढ़ रही है, यस, यहाँ पर आंसर यस है। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, दैट इज रियल इनकम परसेंटेज, नहीं परसेंटेज नहीं, रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। तो आप नोटिस कर लो ना, ये ज्यादा से बढ़ रहा है, ये कम से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। और क्योंकि वेजेस बढ़ रही हैं, क्योंकि वेजेस बढ़ रही हैं, तो वेजेस के बढ़ने से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर कौन सी इन्फ्लेशन आती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। तो डी इज द राइट आंसर, 20 का डी होगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में ये कह रहा है द डायग्राम शोज द एग्रीगेट डिमांड एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अब इसने जो जितने भी LRAS मुझे बना के दिए मैंने, ये मॉनेटरिस्ट मॉडल के हैं, ये किनेजियन के नहीं है। फॉर अ कंट्री एक्स, किनेजियन का तो यूं होता है ना, याद है, एक्स इज द ऑर्डिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्स मेरी ऑर्डिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो मेरी हमेशा से आदत होती है मैं ऑर्डिनल पोजीशन को मार्क कर लूँ, दिस इज माय ऑर्डिनल पोजीशन। सही है, तो एक्स मेरी ऑर्डिनल पोजीशन है। कह रहे हैं 1 year ओवर 1 million फॉरेन वर्कर्स लेफ्ट द कंट्री। तो 1 million फॉरेन वर्कर्स ने कंट्री को छोड़ दिया, इसका मतलब उन लोगों ने एमिग्रेट करा। जब वो एमिग्रेट करेंगे तो हमारी कंट्री का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल कम होने का मतलब है LRAS विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, LRAS बेसिकली कम होगा, क्योंकि ये मेरा अभी
बेसिकली पोटेंशियल था। अब मेरा पोटेंशियल आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट या पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये कम हो रहा है। जब ये कम होगा तो मैं आऊंगा इधर, अलग कलर से कर लेता हूँ, मैं आऊंगा इधर, मैं इधर आके खड़ा हो गया, अभी फिलहाल मैं इधर हूँ, सही है। फिर आगे से लिखा हुआ एट द सेम टाइम द कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट द करेंसी। अब ये कह रहा है अगेंस्ट द करेंसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो करेंसी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। अब मेरी करेंसी अप्रिशिएट होगी ना, तो अप्रिसिएशन से क्या होगा कि एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी और इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, सही है। तो नॉर्मली जब हम इलास्टिक डिमांड को अज्यूम करते हैं ना, तो इलास्टिक डिमांड के केस में रेवेन्यू यहाँ पर जो है वो फॉल हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर विल एक्सीड एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, दिस विल लीड टू अ फॉल इन एक्स माइनस एम, जिसकी वजह से मेरा ट्रेड यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है, जिसकी वजह से एडी यहाँ पर मेरा फॉल, बेसिकली एक्स माइनस एम फॉल हो रहा है ना एडी की इक्वेशन में, तो एडी मेरा आएगा नीचे। और जब एडी मेरा यहाँ पर नीचे आएगा तो मैं अब यहाँ से आ जाऊंगा इधर, तो सी मेरा आंसर होगा यहाँ पे। तो ये पूरी मूवमेंट मैंने आपको दिखा दी, तो 21 का आंसर सी होगा। अच्छा, अगर आप एमसीक्यू नंबर 22 अब यहाँ पर देखो तो 22 में ये कह रहा है व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ राइज इन अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट। कॉज पूछ रहा है, कॉज। अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक्सचेंज रेट अगर एक कंट्री का बढ़ रहा है या एक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली दो रीजंस हो सकती हैं, या तो मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है या तो मेरी करेंसी की सप्लाई गिर रही है, इन्हीं दो वजह से करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, सही है। तो पहला ऑप्शन है फॉल इन द डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कम होने का मतलब बताऊं क्या है, कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जानी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, मतलब बेसिकली लोगों के पास इनकम्स आएंगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो बेसिकली हो सकता है इंपोर्ट भी बढ़ जाए, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी कंट्री के आउटफ्लोज बढ़ेंगे, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा दूसरी करेंसी भी चाहिए, तो डिमांड फॉर अदर करेंसीज बढ़ाऊंगा तो अपनी करेंसी को क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, तो इससे तो मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जानी है, सही। तो ये तो नहीं हो सकता। अब फॉल इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होने का मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट के रेवेन्यू शायद कम हो रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट के रेवेन्यू कम होने का मतलब है कि हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी, और हमारी करेंसी की डिमांड कम होने का मतलब ये हुआ, क्योंकि वो हमसे खरीदेंगे नहीं तो हमारी करेंसी की डिमांड भी नहीं करेंगे ना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, वो हमसे चीजें कम खरीदेंगे, करेंसी की डिमांड भी कम करेंगे, तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। राइज इन द एक्सचेंज रेट, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बाहर वाले हमारी कंट्री में आके सेव करेंगे, कि ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी बैंक्स का रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ गया, तो वो हमारी कंट्री में आके सेव करेंगे तो हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और हमारे वाले जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉल बैक करेंगे। अगर मैंने किसी बाहर मुल्क में पैसा लगाया हुआ है और मैं देखूंगा कि मेरी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो आई विल कॉल बैक माई इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से मेरी सप्लाई ऑफ करेंसी हो जाएगी कम, और इसकी वजह से मेरा करेंसी की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। अराइज इन द इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मोस्ट प्रोबेबली करेंसी की सप्लाई बढ़ जानी है, तो इससे भी एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल हो जाता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट का यही रिलेशन होता है नॉर्मली। 23, which change affecting the foreign exchange rate market for the US dollar will most likely result in the shift to the right of the demand curve and movement along the supply curve? Which change in the exchange market for US dollar? तो बेसिकली ये क्या रहा है, मैं यहाँ ऊपर जरा डायग्राम बना रहा हूँ 23 की, मैं 23 की तरह जो इसने मेरे को केस बोला है ना यहाँ पे, इसकी मैं डायग्राम जरा यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, एक छोटी डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। बेसिकली ये हमें क्या बोल रहा है, एक्सचेंज रेट का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर ER लिखते हो, जो भी करेंसी होती है, जैसे यहाँ पर डॉलर है तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ डॉलर, डिमांड फॉर डॉलर, ये मेरा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सारी गेम ही जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की होती है ना, डिमांड शिफ्ट की बात कर रहा है ये, तो ये ER है, ये क्वांटिटी ऑफ डॉलर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डिमांड शिफ्ट टू द राइट ना, तो ये कह रहा है करेंसी की डिमांड को बढ़ाना है। अब जब करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली सप्लाई कर पे मूवमेंट आ रही है, देख लो सप्लाई कर पे मूवमेंट आ रही है, तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है, सही है। तो ये देखो आपकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़नी है और ये आपकी क्वांटिटी ऑफ डॉलर आगे चली गई, तो कह रहा है ऐसा क्या कब होगा, ये कब होगा, ऐसा जरा देख लेते कब होगा। The US government reduces the subsidies on exports to the EU. अगर मैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की सब्सिडीज को कम कर दूंगा तो मेरा एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पॉसिबली अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब जब बाहर वाला मुझसे खरीदेगा ही कम, इससे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये तो हटा दो, करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि खरीद ही नहीं रहा मुझसे। फॉरेन एक करेंसी स्पेकुलेटर्स, जो स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, जो कि प्रिडिक्शन देते हैं। इन स्विट्जरलैंड बिलीव दैट द US डॉलर इज अंडर वैल्यूड। जो स्विट्जरलैंड के स्पेकुलेटर्स हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं करेंसीज को, वो कह रहे हैं कि यार डॉलर की वैल्यू ना कम है, अंडर वैल्यूड है, इतनी होनी नहीं चाहिए कम।
तो जब उनको ऐसा लगता है कि एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा अभी कम है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बढ़ने वाली है। अगर मुझे अभी ये लगता है कि डॉलर की वैल्यू अभी कम है, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना कि फ्यूचर में बढ़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस करेंसी को खरीदूंगा। पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, ये तो करते हैं। तो जब मैं रुपीज देके डॉलर खरीदूंगा, इवन पाकिस्तानी सभी करते हैं, अगर मैं एक करेंसी खरीदता हूँ और अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ाऊंगा, तो दूसरी करेंसी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। कि अगर मैं यूएस, अगर मैं रुपीज लेके अभी जाता हूँ डॉलर खरीदने, तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर अभी अंडर वैल्यूड है, तो फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ये बी इज द राइट आंसर। द यूएस गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सो एज टू ब्रिंग ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। डिमांड के बढ़ने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तो ड्रॉप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपीरियंस अ फॉल इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है ना, तो मोस्ट लाइकली मेरे प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी कम होगा, और इसकी वजह से मेरी करेंसी की डिमांड कम होनी चाहिए, क्योंकि बाहर वाला जब मुझसे खरीदेगा ही नहीं, तो मेरी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। 23 का आंसर जो है वो यहाँ पर बी है। तो 24 अगर आप यहाँ पर देखो, तो 24 में क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। सही, तो यहाँ पर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड की हमसे यहाँ पर बात कर रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, अगर आपको याद हो, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस का रेशियो होता है। तो टीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा ही है। तो टीओटी हमें क्या बताता है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं जरा, नॉलेज मतलब क्या समझ आता है इससे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट परफॉर्मेंस, परचेजिंग पावर एक्सपोर्ट्स, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, द वैल्यू ऑफ रियल एक्सचेंज रेट नहीं। तो परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट्स कैसे दिखाता है ये, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टीओटी बढ़ गया, तो टीओटी बढ़ने का मतलब क्या है, टीओटी बढ़ने का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है और इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही है। क्योंकि आप जनरली सोचो ना, ये ओवरऑल आंसर इंप्रूव कब होगा, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर गिरेगा। यही तो लॉजिक है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर गिरेगा तो आंसर बढ़ेगा। तो जब ये दोनों चीजें होंगी ना, तो देयर विल बी अ ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द टीओटी। अब ये मुझे कैसे बता रहा है परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट्स, मतलब टीओटी का बढ़ना, एक्सपोर्ट की प्राइस का बढ़ना और इंपोर्ट की प्राइस का कम हो जाना, ये मुझे कैसे बता रहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ नॉर्मली। देखो इसको इंटरप्रेट कैसे करूंगा, इट मीन्स दैट a country can buy more imports, uh, more imports. It means that a country can buy more imports from the same amount of exported goods. अब इसका मतलब क्या है, it means that a country can it means that a country can buy more imports from the same amount of exported goods। मतलब क्योंकि, जरा सुनना गौर से, क्योंकि आई एम रिसीविंग मोर वैल्यू, सही, अभी इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि आई एम रिसीविंग मोर वैल्यू ऑफ माई एक्सपोर्ट्स, तो ये शो कर रहा है कि मेरी परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। क्योंकि जब एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा होगी, तो आई विल रिसीव मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और जब मैं ज्यादा रिसीव करूंगा एक्सपोर्ट से, तो फ्रॉम द सेम अमाउंट जो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, उससे आई कैन बाय मोर इंपोर्ट्स। मतलब एज कंपेयर्ड सेम अमाउंट, मतलब एक्सपोर्ट, जैसे 5 एक्सपोर्ट बेचे और 5 इंपोर्ट करा, तो 5 एक्सपोर्ट से जो मैं पैसा रिसीव करूंगा, उस पैसों से मैं 5 इंपोर्ट नहीं खरीदूंगा, मैं 10 खरीद सकूंगा, मैं 15 खरीद सकूंगा, क्योंकि आई विल रिसीव मोर मनी। सही है। तो इट मीन्स दैट अ कंट्री कैन बाय मोर इंपोर्ट्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। समझ आया। इसी तरीके से आप इसको ये मतलब बेसिकली हो क्या रहा है बताऊं, एक्स इज मोर वैल्यूएबल देन एम। ये एक इंडिकेशन है, ये एक इंडिकेशन है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने का मतलब, एक्सपोर्ट प्राइस के बढ़ने का मतलब, और इंपोर्ट प्राइस के गिरने का मतलब कि एक्सपोर्ट एक्स इज मोर वैल्यूएबल देन एम। ये शो कर रहा है कि मेरी कंट्री की एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस जो है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन बढ़ रही है। अब वो एक पूरी अलग कहानी है कि इलास्टिसिटी क्या होगी, बीओटी पे क्या इफेक्ट आएगा, करंट अकाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब छोड़ दो।
सिर्फ प्राइजेस के कंपैरिजन में देखो तो जब एक गुड की प्राइस ज्यादा होती है तो कहते हो ना शशके वाला गुड है, तो इस यहाँ पर भी यही है भाई। एक्सपोर्ट की प्राइस जब ज्यादा होगी और इंपोर्ट की प्राइस कम होगी तो दिस शोज कि एक्सपोर्ट इज क्रिएटिंग मोर वैल्यू देन इंपोर्ट्स। पर वो आगे की कहानी अलग है पूरी, यहाँ पर सिर्फ रेशियो ऑफ प्राइजेस की बात हो रही है। तो सी बी यहाँ पर एक परफेक्ट आंसर है, और यही मैच अगर आप मैं कहता हूँ कि एक बच्चे को ये नहीं पता और मोस्ट प्रोबेबली काफियों को नहीं पता होगा, कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से करोगे। क्या बीओपी होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। क्या रियल एक्सचेंज रेट होता है? शायद एक बच्चा ये सेलेक्ट कर ले, पर नहीं होता। जिधर इन्फ्लेशन की बात नहीं आए ना, और जिधर रियल एक्सचेंज रेट जो है ना, वो दूसरी एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे आता है, वो अगेन A2 में जा चुका है। सही है, तो इसको भी हटा दो, तो बी इज द राइट आंसर। परचेजिंग पावर पैरिटी बिल्कुल A2 में है वो। 24 का आंसर बी है। 25, अ कंपनी प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ओनली। मैं मतलब मैं सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए गुड्स बनाता हूँ। एक कंपनी है जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट कंपनी। विच चेंज कुड कॉज अ राइज इन द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स। प्राइस कब बढ़ती है? डोमेस्टिक वर्कर्स वेजेस। अच्छा, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं गुड्स बनाता हूँ फॉर एक्सपोर्ट ओनली। कह रहा है कि मेरे गुड की प्राइस कब बढ़ेगी? मेरे गुड की प्राइस तब बढ़ेगी जब मेरे डोमेस्टिक वर्कर्स मुझसे ज्यादा पैसा मांगेंगे। तो जब मेरे डोमेस्टिक वर्कर्स मुझसे ज्यादा पैसा मांगेंगे ना, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। और ये कॉस्ट का बर्डन मैं किस पे डालूंगा? कंज्यूमर्स पे। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। सही है, तो इसका आंसर तो डी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डी है। अच्छा, इसने आगे क्या बोला हुआ है? फॉरेन कंज्यूमर की वेजेस। अच्छा, अब इस चीज को जरा सुनो। अच्छा, आगे इसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, while the quantity sold is unchanged। सवाल पूरा पढ़ लेना। A company produces goods for export only, which change could cause a rise in the price of its good। तो प्राइस तो मेरी सिर्फ उसी टाइम पे बढ़ेगी जब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि डोमेस्टिक वर्कर की वेजेस बढ़ेगी, तो प्राइस। अच्छा, सामने इसने लिखा हुआ है while the quantity sold is unchanged। मेरी क्वांटिटी सोल्ड अनचेंज कब होगी? मतलब मेरा गुड महंगा हो गया, मैंने प्राइस बढ़ा दी, फिर भी मेरी क्वांटिटी अनचेंज्ड है। मेरी क्वांटिटी अनचेंज्ड सिर्फ उसी केस में होगी जब सामने वाले के पास पैसा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर सामने वाले के पास अभी भी उतना ही पैसा है और मैंने अपने गुड की प्राइस को बढ़ा दिया, तो वो मुझसे नहीं खरीद पाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर अगर मैंने अपनी गुड की प्राइस को बढ़ाया और सामने वाले के पैसे भी बढ़ गए, तो इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो वो फिर मुझसे खरीद लेगा। तो इसका मतलब फॉरेन कंज्यूमर्स की वेजेस बढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट वही है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा एक्सपोर्ट अगर महंगा हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि सामने वाले की वेजेस बढ़े, क्योंकि वो मुझसे खरीद नहीं पाएगा। तो मेरी क्वांटिटी सोल्ड अनचेंज सिर्फ उसी केस में रहेगी कि जब मैं अपनी प्राइस को बढ़ा दूंगा तो सामने वाले की वेजेस बढ़ जाए, ताकि कोई इफेक्ट ही ना है, वो मुझसे अभी भी आसानी से खरीद ले। अगेन इसमें बहुत चीजें अज्यूम हो रही हैं, तो एमसीक्यू के हिसाब से 25 का डी। और अगर मैं कहता हूँ कि फॉरेन कंज्यूमर वेजेस वाली कहानी आपको समझ पेपर में फॉर एग्जाम्पल नहीं आती, तो ये या मेरी तरह अगर आप ये लाइन ही नहीं पढ़ते, जो कि अगेन आपके लिए लेसन है, आपको पूरा सवाल पढ़ना है, पर हमारा फिर भी आंसर डी सही हो गया था। सही है, तो काइंडली ये पढ़ लिया करो पूरा सवाल भाई। 25 का आंसर डी होगा। सही है। 26, अंडर विच करंट कंडीशंस विल सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स बी मोस्ट लाइकली टू अचीव अ की कंट्रीज की मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। देखो, सप्लाई साइड पॉलिसी जो मेन काम करती है ना, वो यही करती है, नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ देती है ना। तो सप्लाई साइड पॉलिसी अच्छा काम कर सकती है जब इकोनॉमी में आउटपुट कम हो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो और महंगाई ज्यादा हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, प्राइस लेवल भी राइजिंग हो, तो उस केस में बड़ा अच्छा काम करेगी ये। मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट लाइकली टू अचीव अ कंट्रीज की मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, प्राइस लेवल राइजिंग होगा। तो बेसिकली आप देख लो ना इसको, ऐसा करें कि इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट रन वाला ग्राफ बना लेता हूँ लेट्स से। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस लेवल, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस, रियल जीडीपी। तो बेसिकली आप देखो, जब मैं एग्रीगेट सप्लाई को राइटवर्ड करूंगा तो आप देखो ना, महंगाई भी कम हो रही है और जीडीपी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। तो ये कब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी मोस्ट लाइकली? तो ये उसी केस में होगी ना, जब एक मुल्क का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो और प्राइसेस भी ज्यादा हो, तो दोनों को एक साथ खत्म करती है ये। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ऑब्जेक्टिव और प्राइस स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है सप्लाई साइड पॉलिसी में। हमेशा से आपको बोलता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते सप्लाई साइड में। आप इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी, कम प्राइसेस, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा ग्रोथ, ये तीनों ऑब्जेक्टिव आप एक साथ अचीव कर सकते हो यूनिक सप्लाई साइड पॉलिसी। तो 26 का आंसर विल बी बी। 27, व्हाई माइट अ गवर्नमेंट
प्रेफर टू यूज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? जहां पर सारी की सारी करेंसी की डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई से होती है। इट अलाउज द गवर्नमेंट मोर इंडिपेंडेंस इन पॉलिसी मेकिंग। ए इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को डोमेस्टिक पॉलिसीज का इफेक्ट नहीं आता। जैसे नॉर्मली जब एक करेंसी फिक्स्ड होती है या मैनेज्ड होती है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, तो उसमें अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता हूँ या गिराता हूँ तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट के कम करने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर मेरी करेंसी फिक्स या मैनेज्ड है तो मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरी करेंसी फिक्स्ड होगी, मैंने एक जगह पे उसको फिक्स किया हुआ है, और मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा तो करेंसी बढ़ नहीं जाएगी, फिर उसको वापस गिराने के लिए अलग मसला। तो फ्रीली फ्लोटिंग में तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने तो कोई करेंसी फिक्स ही नहीं करी हुई, ना मैनेज है, कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट मजे से बढ़ाओ। आपको इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस की टेंशन ही नहीं है, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे क्योंकि आपके मुल्क में महंगाई है, आपको नहीं फर्क पड़ता एक्सचेंज रेट पे क्या भी इफेक्ट है, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस है, आपने करेंसी को फिक्स नहीं किया हुआ, फ्रीली फ्लोट है। तो ए इज द परफेक्ट आंसर। इट एनकरेजेस द गवर्नमेंट टू बिल्ड अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का एक और बेनिफिट भी होता है, यू डोंट नीड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कब होता है? जब आप अपने एक्सचेंज रेट को या तो मैनेज करते हो या तो फिक्स करते हो, क्योंकि आपको करेंसी मैनिपुलेट करनी पड़ती है, यहाँ पर नहीं करनी पड़ती ना, यहाँ पर आपको ना डी वैल्यू करनी है ना री वैल्यू करनी है, तो रिजर्व्स का काम ही नहीं है करेंसी के लिए। इट एलिमिनेट्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्री मार्केट्स, इट इज अ डिसएडवांटेज, नुकसान है। इट गिव्स फर्म्स मोर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस खराब करता है फ्रीली फ्लोटिंग, क्योंकि वॉलिटैलिटी होती है, करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है, तो ये मसला है, ये डिसएडवांटेज है, और इसी वजह से मुल्कों में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, क्योंकि जब करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है ना, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। A27 का आंसर है। व्हाट इज लीस्ट likely to rise as a result of expansionary fiscal policy? तो expansionary fiscal policy क्या होती है? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को आप बढ़ाते हो और टैक्स को कम कर देते हो, तो एडी तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो लीस्ट बोला है ना, लीस्ट, तो ये तो नहीं होगा। बजट सरप्लस क्या होता है? जब टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो, तो जब आप जी को बढ़ाओगे और टी को कम करोगे तो ये सरप्लस तो उल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकली सोचो ना जरा, वापस देखो भाई, बजट सरप्लस क्या होता है? जब टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती है ना, रेवेन्यू एक्सीड स्पेंडिंग। तो जब तुम स्पेंडिंग को बढ़ाओगे और टैक्स के रेवेन्यू को कम करोगे, तो रेवेन्यू कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो सरप्लस तो कम होगा ना, तो बी सही है, इट इज लीस्ट लाइकली टू राइज। नॉमिनल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ेंगी ना, एडी बढ़ रहा है, और महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि एडी के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी आंसर होगा। लीस्ट लाइकली, अब जरूरी नहीं है इन्फ्लेशन भी है, पर लीस्ट लाइकली ना, तो बी सही ऑप्शन है। 29, the table shows GDP indices for a country over a 3-year period. Inflation and economic growth are two macroeconomic policy objectives. Which row gives a correct assessment of a country's achievement of these two objectives over the period? तो rate of inflation, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता कैसे चलेगा? देखो दो वैल्यूज दी हुई है, रियल जीडीपी, नॉमिनल मनी जीडीपी, या नॉमिनल जीडीपी, एक ही बात है। अब ये वो वैल्यूज होती हैं डेट आर नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, अभी पीछे बताया, और ये वो वैल्यूज होती हैं डेट आर एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, पहली बात। सही है। तो इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा? आप देखो ना, अगर एक मुल्क का नॉमिनल मनी जीडीपी बढ़ रहा है, तो उसकी रीजन इन्फ्लेशन ही होती है। नॉमिनल जीडीपी की जो बढ़ने की वजह होती है नॉर्मली, वो इन्फ्लेशन ही होती है, क्योंकि हमेशा याद रखना, व्हेन नॉमिनल जीडीपी एक्सीड्स रियल जीडीपी, ये याद कर लो हमेशा के लिए, व्हेन नॉमिनल जीडीपी एक्सीड्स रियल जीडीपी, हमेशा याद रखना, ये जो बेस ईयर होता है ना, ये बेस ईयर आपको याद होगा, इंडेक्स जब 100 होता है तो वो बेस ईयर होता है, सही है, इंडाइसिस में। तो हमेशा याद रखना, बेस ईयर में बेस ईयर में रियल इज इक्वल टू नॉमिनल। पर ईयर टू में तुम नोटिस करो, नॉमिनल इज एक्सीडिंग रियल, ये देखो ना, नॉमिनल ये, रियल ये। तो रियल निकालने का मकसद क्या होता है? टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इफ नॉमिनल जीडीपी इज 107 एंड रियल इज 105, इसका मतलब मैंने इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करा है, तभी तो रियल जीडीपी कम आई है। 115, इसको मैंने रिमूव करा है तो ये कमा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या गिर रहा है, मैं ये नहीं बता सकता यहाँ देख के, पर मैं ये बता सकता हूँ कि इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव तो है, क्योंकि जब तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव नहीं होगा प्राइस नहीं बढ़ेगी। प्राइस तो बढ़ रही है, सीधी साफ बात है, प्राइस तो बढ़ रही है, क्योंकि नॉमिनल इज ग्रेटर देन रियल, और जब मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा रहा हूं तो रियल कम हो रहा है। इसका मतलब कि भाई महंगाई तो है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव है। डिक्लाइनिंग राइजिंग कैन नॉट टेल वाला सीन कुछ भी नहीं है, सी आंसर होगा इसका। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे देखते हैं? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं रियल जीडीपी के परसेंटेज चेंज से। क्या करोगे? न्यू जीडीपी माइनस ओल्ड जीडीपी, रियल जीडीपी या रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय ओल्ड जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है। तो क्या करोगे?
100 से 105 का परसेंटेज चेंज किया होगा 5%, क्योंकि 5/100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। ईयर 3 का कैसे निकालोगे? ईयर 3 का निकालोगे, चेंज किया है 106 माइनस 105, तो चेंज 1 है और ओल्ड 105 है, तो डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1 डिवाइड बाय 105, 2 मिनट, 1 डिवाइड बाय 105 इज 0.9%। तो 0.9%, इसका मतलब रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, बढ़ तो रहा है, ऐसा तो नहीं है गिर रहा है, बढ़ तो रहा है, पॉजिटिव तो है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा। नेगेटिव का मतलब है कि भाई ये तो रिसेशन आ रहा है, ग्रोथ तो है, नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ ही है, बट डिक्लाइनिंग है। तो सी इज द राइट आंसर। सही है। भाई यहाँ पर पॉजिटिव आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि तुम एक्चुअली बता सकते हो कि ये बढ़ रहा है कि गिर रहा है। इन्फ्लेशन तो मैंने पॉजिटिव इसलिए बोला क्योंकि मैं बता नहीं सकता इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि गिर रही है, क्योंकि मुझे जब तक इन्फ्लेशन सीपीआई नहीं दिया होगा मैं कैसे बताऊंगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर है नहीं, मैं कैसे बताऊंगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गिर रहा है? हाँ, मुझे ये पता चल गया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव है क्योंकि नॉमिनल इज ग्रेटर देन रियल। ये साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि जब तुम नॉमिनल से इन्फ्लेशन हटाते हो तो तुम्हारे पास रियल वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? कोई मसला? बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर है? तो रियल जीडीपी तो तुम बता सकते हो ना, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो बता सकते हो कि भाई डिक्लाइन हो रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यहाँ पे। बिल्कुल रियल जीडीपी से देखते हैं ग्रोथ को। 29 का सी है। 30 बिल्कुल एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ गवर्नमेंट रेजेस द इंटरेस्ट रेट्स टू इंप्रूव द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल, एक गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, आर इज वेरिएबल फॉर इंटरेस्ट। आर बढ़ाते हो ताकि सेविंग ज्यादा हो तो कंजम्पशन कम हो, बोरोइंग की कॉस्ट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट कम हो, फिर ये जब कंजम्पशन कम होती है तो फिर ये इंपोर्टेड कंजम्पशन भी कम होती है, अगर आपको याद हो। अब जब ये इंपोर्टेड कंजम्पशन कम होती है, अब देखो करंट अकाउंट इंप्रूव करने का मतलब है कि करंटली डेफिसिट होगा ना। देखो करंटली करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, डेफिसिट का मतलब है आउटफ्लो विल बी ग्रेटर देन इनफ्लो, जो कि मुल्क के लिए खराब है। इंप्रूव करने के लिए क्या करते हो? इंप्रूव करने के लिए इनफ्लो को बढ़ाने पड़ते हैं और आउटफ्लो को कम करना पड़ता है, ऐसा ही करना पड़ता है, याद है? अगर डेफिसिट है और आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है तो इंप्रूव करने के लिए क्या करूंगा? इनफ्लो को बढ़ाऊंगा, आउटफ्लो को कम करूंगा। तो क्या करोगे? तुमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, कंजम्पशन कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुई, तो इंपोर्टेड कंजम्पशन कम हो गई। इंपोर्टेड कंजम्पशन कम हुई तो इसका मतलब जाहिर है मुल्क से कम पैसा बाहर जा रहा है, तो आउटफ्लोज कम हो गए। आउटफ्लोज कम हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अकाउंट इंप्रूव हो गया। करंट अकाउंट क्या हो गया? करंट अकाउंट इंप्रूव हो गया। ऐसा ही है। अब बोल ये रहा है कि व्हाट माइट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी। अब जाहिर सी बात है, जब एडी, जाहिर है जब सी आई कम हो रहा है तो एडी भी कम होगा। तो फॉल इन डोमेस्टिक ग्रोथ कम होना इसकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस नहीं करेगा, ये तो होना ही है। कंज्यूमर पेसिमिज्म का मतलब ये होता है कि भाई कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी में, तो ये इसकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस नहीं करेगा, ऑप्टिमिज्म इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेगा। क्योंकि ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी दूंगा, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी दूंगा तो फिर भी लोग अपनी कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे, फिर भी वो सेव ज्यादा नहीं करेंगे, वो स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमी आगे ही बढ़नी है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो पेसिमिज्म इस चीज को खराब नहीं करेगा, ऑप्टिमिज्म खराब करेगा। क्योंकि ऑप्टिमिज्म में ये होगा कि कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना इंपोर्टेड कंजम्पशन के ऊपर। इंक्रीज डोमेस्टिक सेविंग, इंक्रीज डोमेस्टिक सेविंग से ये चीज रिड्यूस नहीं होगी, ये चीज और अच्छी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा लोग सेव करेंगे उतना ज्यादा कम कंज्यूम करेंगे, और जितना कम कंज्यूम करेंगे उतनी कम इंपोर्टेड कंजम्पशन कम होगी, तो दिस विल मेक द पॉलिसी इफेक्टिव। हम तो चाहते ही ये कि सेविंग बढ़े, पर जब प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स होगी ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा अभी हमने बार बार बात करी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है, सही है, अभी पीछे ही बताया मैंने, क्योंकि बाहर वाले आपकी कंट्री में आके सेव करेंगे तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाएगा ना, तो हमें पता है कि जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ती है और इम्पोर्ट की प्राइस कम होती है। मसला सारा ये कि जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी और डिमांड अगर इलास्टिक हुई तो इस केस में फिर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा तो बाहर वाला हमसे खरीदेगा नहीं, तो हमारी कंट्री के इन्फ्लोज क्या हो रहे हैं? कम। और जब कंट्री के इन्फ्लोज कम होंगे ना तो करंट अकाउंट फिर वर्सन होता है। उल्टा हमें यहाँ पर इन्फ्लोज को बढ़ाना था, और एक एक्सचेंज रेट के बढ़ने के चक्रों में एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ी, जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लोज क्या हो गए? कम। अब यही अगर इन इलास्टिक डिमांड होती ना तो ये रेवेन्यू बढ़ जाता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक है तो फिर ये मुल्क के लिए मसला है।
इनइलास्टिक होती तो फिर कोई मसला नहीं है, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ती, रेवेन्यू बढ़ जाता, इनफ्लोज बढ़ जाते, और अच्छी बात होती, पर ये वहां पर इलास्टिक है, इनफ्लोज उल्टा कम हो रहे हैं, हमें बढ़ाने हैं, तो ये इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेगा। तो 30 का आंसर यहाँ पर आपका डी होगा। कोई मसला? क्लियर है? कोई सवाल, कुछ भी, एनीथिंग? अच्छा, इस पेपर का थ्रेशोल्ड है 21 आउट ऑफ 30 फॉर एन ए ग्रेड। 21 आउट ऑफ 30 फॉर एन ए ग्रेड। बी किस पे है? बी है 18 आउट ऑफ 30। सही है। सी किस पे है? सी है 15 आउट ऑफ 30। और डी किस पे है? 12। सही है। और ई है 10। ये थ्रेशोल्ड है इस पेपर का, स्पेसिफिक पेपर का। क्लियर है?